हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो पर, चैप्टर नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट इज PYQs की तरफ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम लोग करने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड होगा इसी चैप्टर का और इसी चैप्टर से, यानी स्फीयर ऑफ अर्थ जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसका थ्योरी किया था। अब यहाँ पर हम लोग उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कर प्रयास में, और अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग आप लोग जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following gases is responsible for primarily heating up of the atmosphere? बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का नहीं करने जा रहे हैं, और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स शायद ना ही है ना, जो भी है सब थ्योरी है। तो हम लोग जल्दी जल्दी इन चीजों को कर लें ताकि वीडियो भी लंबा ना हो, समय भी ज्यादा ना लगे, और जल्दी से सारे क्वेश्चंस भी हम लोग कर लें क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रेस्पॉन्सिबल, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप बताएं, और एक्सप्लेनेशन में कमेंट में ज्यादा या कुछ कर दूंगा। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरीली हीटिंग अप ऑफ द एटमोस्फेयर। सो ये जो गैस है इसका नाम क्या है? दिस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओजोन नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता, नन ऑफ दिस। वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग गैसेस constitutes the least percentage by volume of dry air, जो सबसे कम कंस्टिट्यूट करता है वो है हीलियम। हीलियम से ज्यादा आर्गन का कंट्रीब्यूशन या कंस्टिट्यूशन है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर declines from the amount of water vapor in the atmosphere declines from equator to pole। कम होता है वाटर वेपर। ठीक है, पोल टू इक्वेटर कम होता है, इक्वेटर टू पोल कम होता है, लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड कम होता है। सी, पोल में ज्यादा है और इक्वेटर में धीरे धीरे वाटर वेपर कम होगा। सो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर डिक्लाइंस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ये नहीं होगा, लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड। तो हाई एल्टीट्यूड में वाटर का कम रहता है, लो एल्टीट्यूड में ज्यादा रहता है। सो डिक्लाइन कैसे होगा? ये पोल्स टू इक्वेटर। करेक्ट आंसर क्या है? दिस इज ए। ये चीज हम लोगों ने नोट्स में देखा भी था कि पोल से जब इक्वेटर की तरफ आते हैं तो वाटर वेपर जो है वो डिक्लाइन करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब्स नॉर्मल और इन्वायरमेंटल लैप्से रेट। तो दिस इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, इज नॉट इन फ़ारेनहाइट एंड इज नॉट ओनली किलोमीटर, ऑल ऑफ दिस तो है नहीं। तो दिस इज ऑप्शन इज सी, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ओके, सो दिस लेयर एक्सटेंड फ्रॉम एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 11 to 50 kilometer above the Earth's surface. Stratosphere contains about 19.9% of total mass found in the atmosphere. Very little weather occur in the stratosphere. All of the above. तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मेसोस्फेयर के ऊपर थर्मोस्फेयर, है ना। तो सेकंड वाला लेयर है ये, है ना, ये सेकंड वाला है।
Very little weather occurs in the stratosphere. 19.9% of total mass found in the atmosphere. 11 to 50 kilometer above the Earth's surface. So I think it's all of the above. बढ़ते हैं आगे. The stratosphere is extremely dry with no clouds. The tropopause, which acts as a ceiling to weather generated in troposphere, tend to be dash in elevation in summer than in winter and dash at the equator than at the poles. Tend to be higher in elevation in summer than in winter the tropopause, which acts as a ceiling to weather generated in the troposphere, ठीक है, tends to be higher in elevation in summer than in winter and higher at the equator than at the pole. देखो यहां पर क्या है कि द स्ट्रेटोस्फेयर इज एक्सट्रीमली ड्राई विथ नो क्लाउड्स. यहां ट्रोपोस्फेयर का लग गया ट्रोपोपॉज और यहां पर आ गया स्ट्रेटोस्फेयर. नाउ दिस वन इज एक्सट्रीमली ड्राई विथ नो क्लाउड. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे इसका टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता है. ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है एज इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड. जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक्सट्रीमली ड्राई और क्लाउड भी यहाँ नहीं मिलेगा. विच एक्ट्स एज अ सीलिंग टू द वेदर जनरेटेड इन द ट्रोपोस्फेयर टेंड टू बी डैश इन एलिवेशन इन समर देन इन विंटर. एलिवेशन इन समर टेंड्स टू बी हायर in elevation in summer than in winter and dash at the equator than at the pole. So this is higher and higher, दोनों में higher होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. If the temperature recorded at an elevation of 1000 meter, temperature recorded at an elevation of 1000 meter of a place is this much, its sea level temperature will be. देखो sea level temperature कितना होगा या क्या होगा, तो ये नॉलेज कहाँ से आएगा, ये आइडिया कहाँ से आएगा. जस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पर किया है कि नॉर्मल इन्वायरमेंटल लैप्से रेट जो होता है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है. ठीक है, यानी कि अगर बात करें यहाँ पर तो 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है ना, यानी कि दिस इज 1000 मीटर में कितना, 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाना. तो 1000 मीटर ऑफ प्लेस में अगर 26.5 डिग्री है तो कम होके हुआ होगा, तो इसमें हम लोग 6.5 बढ़ा देंगे. तो यानी 6.5 आप इसमें बढ़ा दो, 5 5 10, 33 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए. तो 33 यहाँ दिया हुआ है. दिस इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एंड वेदर फेनोमेनन्स अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर. मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एंड वेदर फेनोमेनन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर. कौन से में ज्यादा होता है, मेजोस्फेयर में, थर्मोस्फेयर में. देखो थर्मोस्फेयर में तो ज्यादा नहीं होता, मेजोस्फेयर में भी ज्यादा नहीं होता है ना. दिस वन इज द थर्ड लेयर. मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एंड वेदर फेनोमेना आपको स्ट्रेटोस्फेयर में भी देखने को नहीं मिलेगा. इसका मतलब नन ऑफ द एबव. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर सही आंसर है जो कि यहाँ दिया हुआ नहीं है. देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ हाइट इन एटमॉस्फेयर. डिक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है. दो इसमें था, एक मेजोस्फेयर में और एक ट्रोपोस्फेयर में. ठीक है, दिस इज अडायबेटिक लैप्से रेट, टेम्परेचर इन्वर्जन, कन्वेक्शन लैप्से रेट या नन ऑफ द अबव.
ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर होना विथ हाइट इन द एटमोस्फेयर, एल्टीट्यूड के बढ़ने से टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज करे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तीनों में से तीनों नहीं कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज नन ऑफ द अबव। टेम्परेचर इन्वर्जन तो उल्टा हो गया, एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट, सो इसमें से कोई नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स अबाउट हाउ मच ऑफ द टोटल गैसियस मास, ट्रोपोस्फेयर का बात हो रहा है, ठीक है। हाउ मच टोटल गैसियस मास ऑफ द एटमोस्फेयर, टोटल कितना ये कंटेन करता है, तो दिस इज 75%, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following gases protects the biospheric communities from harmful radiation of the sun? So correct answer is ozone, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Which of the following options correctly describe the altitude of stratosphere? Altitude of stratosphere, ठीक है। 5 किलोमीटर टू 30, 18 टू 50, 50 टू 90, 0 टू 50, तो 0 टू 50 तो नहीं है, है ना। दिस इज 18 टू 50 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज द हाईएस्ट परसेंटेज बाय वॉल्यूम इन 1 यूनिट ऑफ ड्राई एयर? ड्राई एयर का अगर बात कर रहे हैं, सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ, है ना, फ्रॉम आइनोस्फेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में होता है? क्लाउड्स, मैग्नेटिक फील्ड, ओजोन, नन ऑफ द अबव। रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ फ्रॉम आइनोस्फेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लाउड, ना, मैग्नेटिक फील्ड, ओजोन, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द लोअर पोर्शन ऑफ द थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर का जो लोअर पोर्शन है ना, वहां पर क्या था? दैट इज द आइनोस्फेयर था। वो इज कंपोज्ड मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, हीलियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ओके। तो सबसे उसमें नीचे में था क्या? नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन हीलियम, देन हाइड्रोजन, ऐसा था। लेकिन ये तो अपर पार्ट का था। लोअर पोर्शन ऑफ द थर्मोस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, दिस वन इज करेक्ट। क्योंकि अपर पोर्शन में नाइट्रोजन था और ऑक्सीजन जो था वो एटॉमिक फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच आर द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ गैसेज आर एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन द हेट्रोस्फेयर? सो दिस इज हाइड्रोजन गैस, सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड में यही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अपॉन एंटरिंग द एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ, मेटियोर्स मेनली बर्न अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमोस्फेयर? मेटियोर कौन से लेयर में बर्न हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो थर्मोस्फेयर में, ओजोन में, कि मेसोस्फेयर में? दिस इज मेसोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर में नहीं बर्न होता। और ओजोनोस्फेयर आपको कहाँ मिलने वाला है? ओजोनोस्फेयर आपके ओजोन लेयर, है ना, सेकंड लेयर में आपको मिलेगा, लोअर रीजन ऑफ द सेकंड लेयर, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ट्रोपोस्फेयर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर बिकॉज, क्यों ऐसा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यस, इट इज हीटेड बाय द अर्थ सरफेस, नहीं, ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ ट्रोपोपॉज? ट्रोपोपॉज को कौन ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है? इट इज आइसोथर्मल, टेम्परेचर इन्वर्जन जोन बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद टेम्परेचर इन्वर्जन होने वाला है। बिलो द स्ट्रेटोस्फेयर, बिल्कुल स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे है, इसलिए ऑल द अबव। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि विच आर द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस ऑरोराज इन द स्काई, है ना। ये ऑरोराज डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो देता है, ये कौन से इसमें होता है, दिस इज इन आइनोस्फेयर। ठीक है, आइनोस्फेयर का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसी के कारण से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following layers of the atmosphere the minimum temperature in the atmosphere occurs in। मिनिमम टेम्परेचर कहां पर है, तो मिनिमम टेम्परेचर होता है मेजो ट्रोपोपॉज स्ट्रेटोपॉज आइनोस्फेयर, दिस इज मेसोपॉज। मिनिमम टेम्परेचर जो है वो यहीं पर है। नेक्स्ट आते हैं, देखो एम से मिनिमम, एम से मेसोपॉज। नेक्स्ट आते हैं 22। 22 क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर इज नॉट अ जोन ऑफ मिक्सिंग। स्ट्रेटोस्फेयर जोन ऑफ मिक्सिंग नहीं है, बिल्कुल सही बात। येट द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस गेट इन द एटमोस्फेयर, सही बात है। इट हैपेंस ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है, साइक्लोनिक एक्टिविटीज इन द ट्रोपोस्फेयर, हाई कन्वेक्शन इन द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। Among the following gases present in the troposphere, which one is responsible for heating the atmosphere? एटमॉस्फेयर को हीट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, CO2 दिया नहीं है इसलिए वाटर वेपर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। What would be the effect of temperature of earth if CO2 gas is removed from the, CO2 को हटा देंगे तो क्या होगा, temperature of earth would rise, temperature of earth would fall by a few degree Celsius, temperature of earth would fall drastically, I think drastically होना चाहिए, CO2 ही है जो बचा के रखता है। ठीक है, 25। Which of the following is the correct sequence for distribution of water on earth's surface in ascending order? Distribution of water on earth's surface in ascending order, ठीक है, कौन सा इसमें है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, छोटे से बड़ा, कम से अधिक। ठीक है, तो सलाइन ग्राउंड वाटर, सलाइन लेक, फ्रेश वाटर, ओशन। सबसे ज्यादा तो ओशन ही होगा, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद ओशन वाटर से पहले क्या आना चाहिए, सलाइन लेक, ग्राउंड वाटर नहीं, फ्रेश वाटर आना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों तो हटा दो, फ्रेश वाटर से पहले क्या आना चाहिए, ग्राउंड वाटर आएगा, सलाइन लेक्स नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का बात हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स लीस्ट टू फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ सरफेस, जो सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है फ्रेश वाटर के लिए। देखो देखने से लगता है कि रिवर काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा, लेकिन सॉइल मॉइस्चर से भी कम कंट्रीब्यूट करता है रिवर। तो जो लिस्ट है ना फ्रेश वाटर अवेलेबल, जो कंट्रीब्यूशन करने वाला वो रिवर होता है। ठीक है, नोट्स में हम लोगों ने एक टेबल पढ़ा था, उस टेबल में डेटा है, वो डेटा आप देखो, आपको पता चल जाएगा रिवर 0.03 के आसपास में कुछ कंट्रीब्यूशन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर में सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का होता है, कहानी खत्म। 28। व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल। सबसे पहला इवेपोरेशन, दूसरा ट्रांसपिरेशन, तीसरा कंडेंसेशन। ठीक है, तो कहां दिया है ये कंडेंसेशन, सो दिस वन इज, व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल, इवेपोरेशन, सी इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन दोनों एक ही जैसा हो गया ना, पानी का निकलना यानी जो भी वाटर है उसका वेपर बनना, तो इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन तो एक साथ में चला गया। सेकंड जो होगा वो कंडेंसेशन होगा, थर्ड जो होगा वो प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है,
यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. So this is C. Evaporation, condensation and precipitation. क्योंकि वाटर साइकिल में आप प्रेसिपिटेट ही नहीं करोगे तो कहां से नीचे गिरेगा? कंडेंस करके छोड़ दोगे, गिराओगे नहीं नीचे. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29. द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू स्टोमाटा इज नोन एज, ये तो पता एकदम, ट्रांसपीरेशन. ठीक है, कौन सा फोर्स बोलते हैं जो ये कंडक्ट करता है? ट्रांसपीरेशन पुल. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में है और ये आपके सामने ये रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग हाइड्रोस्फीयर? इट इज मोर देन 4 बिलियन ईयर ओल्ड. देखो हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात हो रहा है. ठीक है, जल, पाताल लोक. इट कंटिन्यूअसली चेंज इन साइज. ओशन, देखो चेंज इन साइज बात बिल्कुल सही है. ओशन कंस्टिट्यूट द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. भाई सही बात है, यानी ऑल द अबव हो जाएगा. बिल्कुल. बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? आउट ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, जितना भी अर्थ में टोटल फ्रेश वाटर है, द मिनिमम परसेंट ऑफ इट इज फाउंड एज. फ्रेश वाटर का बात हो रहा है. सी, फ्रेश वाटर का बात हो रहा है, तो ये सबसे कम कहां पर है? ग्लेशियर में बहुत होता है, ग्राउंड वाटर में भी बहुत होता है, सरफेस वाटर में कम होता है. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स कंस्टिट्यूट द सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ओशन? देखो पहला जो सॉल्ट है वो सोडियम क्लोराइड है. जो दूसरा लार्जेस्ट सॉल्ट होता है वो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है. ठीक है, पहला सोडियम क्लोराइड होता है, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड होता है. तो सेकंड लार्जेस्ट का बात किया है, दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड. 33 में क्या है? एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज. एवरेज सैलिनिटी सी वाटर का, एवरेज सैलिनिटी क्या है सी वाटर का? दिस इज 35%. याद है ना? और 35 पार्ट पर 1000, ये चीज हम लोगों ने नोट्स में पढ़ा था, राइट? जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि इसका मतलब होता है कि 1000 अगर ग्राम वाटर लेते हैं, कौन सा वाटर? सी वाटर, तो इसमें अपने को 35 ग्राम सॉल्ट्स मिल जाएगा. याद आ रहा है? ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन. फ्रेश वाटर सबसे अधिक कहाँ है? तो ये आपको मिल जाएगा, रिवर में तो नहीं है भाई, रिवर में बहुत कम है. मैंने बताया ना 0.003 या 0.004 के आसपास में है. ग्लेशियर में, सो पोलर आइस में ये सबसे ज्यादा है, जमा हुआ है. पिघला दो, ज्यादा पिघलना भी अच्छा नहीं. 35. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओसेनिक लिथोस्फीयर? जो ओसेनिक लिथोस्फीयर है, इसके बारे में सही चीज क्या है? थिकनेस इज 25 से 70 किलोमीटर, डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कंसिस्ट्स मेनली ऑफ मैफिक क्रस्ट एंड अल्ट्रा मैफिक मैंटल. बात सही है, दिस वन इज करेक्ट. देखो डेंसिटी ओसेनिक लिथोस्फीयर का 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.7, 2.5, 2.3 ऐसा कुछ था. खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि ज्यादा बेटर है ये और ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ नहीं है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट? लीस्ट एबंडेंट का मतलब क्या हुआ? सबसे कम पाया जाने वाला. कौन है भाई? दिस इज आयरन. ठीक है, ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा मिलता है, एल्यूमिनियम भी है, सिलिकॉन भी है, आयरन कम है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इन कंपोजिशन ऑफ अपर मेंटल? मैक्सिमम इन कंपोजिशन, अपर मेंटल का बात हो रहा है. ठीक है, तो अपर मेंटल में मैक्सिमम कंपोजिशन किसका है? SiO2 का है, सिलिकॉन ऑक्साइड का. इज नॉट अ माइनर टेक्टोनिक प्लेट. जो माइनर टेक्टोनिक प्लेट नहीं है, यानी उसको मेजर में आना चाहिए. तो देखो सोमाली, कोकोस, अरेबियन, ये तीनों का तीनों जो है माइनर है. एंटार्क्टिका जो होता है वो मेजर टेक्टोनिक प्लेट में आता है. सो ऑप्शन इज दिस वन. 39. The solid components of the earth crust, that is rock, salt and mineral of the continents and other land mass is known as.
जो सॉलिड कंपोनेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं क्या? हाइड्रोस्फेयर नहीं, बायोस्फेयर तो कहना भी मत, दिस इज लिथोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 40, एवरेज डेंसिटी ऑफ ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट का एवरेज डेंसिटी क्या है? ठीक है, ये अगर आंसर सही हो गया तो यहाँ पर जो था 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये समझ में आ जाएगा सही था कि गलत था। ठीक है, तो देखो 2.7 कहीं दिया नहीं, यानी वो गलत था, यानी हमारा वो आंसर बिल्कुल सही है। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ ओशनिक क्रस्ट कितना होता है? दिस इज 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओशनिक क्रस्ट का बात हो रहा है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ कंटिनेंटल क्रस्ट, अगर कंटिनेंटल क्रस्ट का हम लोग बात करें तो इसका जो एवरेज डेंसिटी होता है वो 2 पॉइंट कुछ होता है ना, तो 2.7 है ये, क्योंकि उससे कुछ 0.3 कम होता था। सो दिस इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी फास्ट हम लोग ये कर रहे हैं। सारा कुछ थियोरेटिकल है, अगर आपने नोट्स अच्छे से किया है जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट वो नोट्स रहा, और कम समय में हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर जा करके देखिए। वीडियो नंबर 3 है ये, तो वीडियो नंबर 3.1 है ना। सो वीडियो नंबर 3 आप देखिए, उसमें आपको सारे डिटेल्स पता चल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्रस्ट अमंग द फॉलोइंग इज। मेजर कंस्टिट्यूएंट बोल रहा है, तो मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या होगा? आयरन होगा? नहीं। एल्युमिनियम होगा? नहीं। सिलिकॉन या तो ऑक्सीजन, तो इसीलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है दिस वन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा, इसके बाद सिलिकॉन, देन एल्युमिनियम, देन आयरन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। इकोस्फीयर। इकोस्फीयर क्या होता है? वर्ल्ड वाइड सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम, बिल्कुल। नैरो जोन ऑफ अर्थ इन विच ऑल लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट। जब दो सही हो गया यानी ऑल द अबव। ठीक है, एक्सटेंड वर्टिकली इनटू एटमॉस्फेयर अप टू 10 किलोमीटर, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 44। द टर्म बायोस्फीयर इज यूज्ड फॉर द जोन ऑफ अर्थ where life exists, है ना। On the lithosphere surface, in the hydrosphere, in the lithosphere, hydrosphere, atmosphere, yes, this one. Biosphere is the layer which, biosphere एक ऐसा layer है जिसमें has life over it, is inhabited birds, organic compound, diminishing life, has interaction of individuals. दोनों गलत है, correct answer has life over it. Next question number is 46. The biosphere is defined as the living organism on the earth, the zone of earth। इतना लंबा लिखा है तो यही आंसर होना चाहिए, काय को इतना लंबा प्रिंट करेगा ऐसा नहीं है, एक बार आंसर देख लेना जरूरी है। ठीक है, पढ़ लेना जरूरी है। द जोन ऑफ अर्थ है ना, वाटर एंड द एटमोस्फेयर। द जोन ऑफ अर्थ, वाटर एंड एटमोस्फेयर, यानी लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर, वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इनहैबिटेड, सही बात है। ऑल द प्लांट लाइफ, ऑल द एनिमल लाइफ, भेदभाव काय कर रहे हो, प्लांट और एनिमल सब एक। ठीक है, आइए 47। एडवर्ड सेस कॉइन्ड द टर्म। अब ये गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कौन सा टर्म कॉइन किया था? एडवर्ड सेस ने। आपको अच्छे से पता होगा कि इन्होंने कॉइन किया था बायोस्फीयर को। ठीक है, ये भूलना नहीं है, भूल न जाना, राइट। 48। अरेंज द फॉलोइंग गैसेज ऑफ हेट्रोस्फीयर। गैसेज ऑफ हेट्रोस्फीयर, सी होमोस्फीयर एंड हेट्रोस्फीयर, याद आ रहा है कहां पर था ये? होमोस्फीयर एंड हेट्रोस्फीयर, ये था थर्मोस्फीयर में। लोअर पार्ट होमोस्फीयर, अपर पार्ट जो ज्यादा था, है ना, दैट वाज हेट्रोस्फीयर, राइट। ये चीज हम लोगों ने नोट्स में पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी बॉटम से टॉप की तरफ जाना है, क्या क्या होगा? अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट दिया है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। वैसे बॉटम टू टॉप की अगर बात करें तो सबसे पहले नाइट्रोजन था, देन ऑक्सीजन का एटम का था, इसके बाद यहाँ हाइड्रोजन था और यहाँ आपका हीलियम था। ठीक है, तो लास्ट में
अब यहाँ अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है, तो मॉलिक्यूलर वेट ओके, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो नीचे होगा, जिसका हल्का होगा वो ऊपर हो जाएगा, सही बात है। यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन है कहीं, नाइट्रोजन एटॉमिक ऑक्सीजन, दिस इज एटॉमिक ऑक्सीजन है ना, O2 गैस नहीं है, देन हीलियम देन हाइड्रोजन, बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49। 49 में क्या दिया है, एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का एलिमेंट कंपोजिशन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब कम, ज्यादा से कम, ऑफ वेट परसेंट इज, यानी सबसे ज्यादा फिर उससे कम, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ गया, नहीं है, तो अर्थ क्रस्ट में बात हो रहा है, सबसे ज्यादा सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। 50 which of the statement is or are true the about is or are true about tropopause, see troposphere फर्स्ट लेयर, फर्स्ट जोन, ठीक है, उसके ऊपर में यानी उसका अपर मोस्ट पार्ट इज ट्रोपोपॉज। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर अपने को सेलेक्ट करना है। इट इज continuous surface, it is discontinuous surface, it extends to 30 degree latitude in winter, 35 degree latitude in summer. There can be multiple tropopause in middle latitudes, multiple tropopause हो सकता है middle latitude में। करेक्ट आंसर अपने को सेलेक्ट करना है। देखो इट इज कंटिन्यूअस सरफेस, इट इज डिसकंटिन्यूअस सरफेस, दोनों तो सही नहीं हो सकता ना, इसलिए ऑल ऑफ दिस तो ऐसे ही हटा दो, ये तो होना नहीं है। अगर पहला हुआ तो दूसरा नहीं होगा, तो यानी पहला दूसरा दोनों सही दे रहा है, ये भी हटा दो। दूसरा हुआ तो पहला नहीं होगा, दूसरा है यहाँ पहला नहीं है, मतलब ये भी तो हो सकता है या ये भी हो सकता है। अब ये देखो कि अगर ये हट गया और इसमें 1 है नहीं, इसका मतलब ये तो होने से रहा। पूछा है कौन सा सही है, तो डिसकंटिन्यूअस सरफेस, ये बात सही है। इट एक्सटेंड्स टू 30 डिग्री। अब देखो 3 और 4 दोनों में दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये दोनों तो सही होने जा रहा है। इसका मतलब अब ये देखना है कि ये सही है या नहीं है। अगर ये सही है तो आंसर ये हो जाएगा, अगर ये गलत है तो आंसर ये हो जाएगा। आई बात समझ में, किस तरह से हम लोगों ने छांट लिया इसे। अब देखो ट्रोपोपॉज डिसकंटिन्यूअस सरफेस होता है या नहीं होता है भाई, या तो कंटिन्यूअस होगा या तो डिसकंटिन्यूअस होगा। सोच के देखो, या तो कंटिन्यूअस होगा या तो डिसकंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस है नहीं, कंटिन्यूअस है नहीं, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस ही है, इसका मतलब ये आंसर सही है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग को नहीं आ रहा था, लेकिन आंसर जो दिया हुआ है उस आंसर को ही देख करके हम लोगों ने आंसर बनाया है, और मुझे लगता है बिल्कुल सही आंसर है ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। इस तरह से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, हिंट दिया रहता है वहीं पर भाई, आप थोड़ा बहुत सोचोगे, दिमाग लगाओगे, आपको हिंट आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन कंडीशंस प्रोमोट इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर इन्वर्जन में हेल्प करे। करेक्ट आंसर अपने को बतलाना है इसमें से। ओके, सो क्लाउडी स्काई, क्लाउडी स्काई। देखो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, एल्टीट्यूड अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घटना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये सेकंड और फोर्थ लेयर जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है, यानी आपका स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में। तो क्लाउडी स्काई, कोल्ड ड्राई एयर, स्ट्रॉन्ग विंड, लॉन्ग विंटर नाइट्स। अगर लॉन्ग विंटर नाइट है, कोल्ड ड्राई एयर भी हो सकता है, होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है इसका क्या है, ये और ये। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, which arranges the layer from bottom to top, choose the option
विच अरेंज द लेयर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप में जाना है, तो सबसे बॉटम में कौन होता है? ओके, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज, इसके बाद आइनोस्फेयर है ना, इसके पास मेसोपॉज, क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ मेसोस्फेयर इज आइनोस्फेयर, लोअर पार्ट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज आइनोस्फेयर। मैं कुछ गलत बोल दे रहा हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज ट्रोपोपॉज, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, लोअर पार्ट में ओजोन होगा, स्ट्रेटो के बाद आता है मेजो, मेजो में प्रेजेंट होता है आपका मेसोस्फेयर पहले आएगा, लोअर पार्ट आपका आइनोस्फेयर कहलाता है, तो आइनोस्फेयर आएगा और फिर एक्सोस्फेयर आएगा, यानी TMIE, तो T हो गया आपका 1, M हो गया आपका 4, आइनोस्फेयर हो गया 3, एक्स हो गया 1 4 3 2, देखो 1 4 3 2 कहाँ है? यहाँ, दिस वन इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। करेक्ट आंसर निकालना है अपने को, ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देयर इज एनर्जी डेफिशिट इन द एटमोस्फेयर इन हाई लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड में जाएंगे तो एनर्जी डेफिशिट कंडीशन होगा। द एनर्जी डेफिशिट इज फुलफिल्ड बाय ओशनिक सर्कुलेशन ओनली, गलत बात है, सिर्फ ओशनिक सर्कुलेशन से एनर्जी डेफिशिट फुलफिल नहीं होता है। एनर्जी सरप्लस इज क्रिएटेड व्हेन अमाउंट ऑफ सोलर आइसोलेशन इज मोर देन अमाउंट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सोलर इंसोलेशन, नॉट आइसोलेशन, सॉरी, सोलर इंसोलेशन अगर ज्यादा है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम है तो एनर्जी सरप्लस हो जाएगा, सही बात है। अब एक सिंगल आंसर तो दिया नहीं है, दूसरा गलत है, तो दूसरा गलत है तो ये और ये तीनों हट जाएगा, ठीक है? सी, हम लोगों ने क्या किया, मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट जा रहा है, एनर्जी डेफिशिट इन द एटमॉस्फेयर इन हाई लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड में एनर्जी डेफिसिट कंडीशन बनेगा, बात सही है, ठीक है? लेकिन शुरुआत में देखो क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन, ये जो सेकंड था ये हमारा गलत हुआ, ये तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि ये गलत है। करेक्ट पूछा है तो सेकंड जिसमें जिसमें आ रहा है वो तो ऑप्शन ऐसे हटा दो, तो ऐसे भी सॉल्व हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ये मैच है, मैचिंग है। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द स्फीयर और स्फीयर ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, देखो हाइड्रो का मतलब हो गया क्या? वाटर, लिविंग मिक्सचर वाटर सॉइल, तो हाइड्रो इज वाटर। बी का 3 कहाँ है? यहाँ है, ये ऑप्शन हटा लो, बच गया, ये दोनों सही है, 4 भी है यहाँ, यानी सी या डी को सॉल्व करो, काम हो जाएगा। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में आपका आता है लिविंग ऑब्जेक्ट, कहानी खत्म कर दो, डी का 1 बना करके, ये यानी दिस वन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज इंपॉर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का इंपॉर्टेंस कौन इसमें बतला रहा है? सोर्सेज ऑफ मिनरल होता है जी, सोर्सेज ऑफ फ्यूल होता है, क्रिएशन ऑफ पीडोस्फीयर टेम्परेचर एंड इन्फ्लुएंसेस। तो सी 1 और 2 का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, पर 1 2 3 नहीं दिया है, सीधे 1 2 3 4 दिया है। क्रिएशन ऑफ पीडोस्फीयर का अगर बात करें तो करता है, पीडोस्फीयर टेम्परेचर क्रिएशन में ये हेल्प करता है, लिथोस्फीयर बिल्कुल करता है। इसका मतलब 1 2 3 कहीं दिया नहीं, 1 2 3 4 सही होगा, यानी ये भी सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में आपने को बतलाना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट कौन सा है। तो 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशन क्रस्ट ये था ना, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 70% था, 30% ओशन है ना, गलत बात। इट इज मेड अप ऑफ मेनली ग्रेनाइटिक रॉक्स, ग्रेनाइटिक रॉक्स,
ओके, सो ओनली 2, ये सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 जो मैचिंग है। देखो क्वेश्चन नंबर 57 जो मैचिंग है इसमें क्या दे रहा है, मैच द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर परसेंट वेट इन क्रस्ट। परसेंट वेट कितना है उसके अकॉर्डिंगली अपने को इसको बताना है। तो सी, ऑक्सीजन जो है इसमें सबसे ज्यादा है, तो ए का हम लोग 4 कर दें क्या? ए का 4 अगर कर देंगे तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो उड़ा के खत्म कर दो, बचा ये और ये। अब देखो 4 1 4 1 कॉमन है, 3 2 2 3, यानी सी और डी को सॉल्व करो। एल्युमिनियम और आयरन, यहाँ सिलिकॉन, सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन, ये यहाँ चला गया और बी के लिए 1 चला गया, बच गया ये दोनों। तो एल्युमिनियम और आयरन में ज्यादा कौन है? एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम कितना हो जाएगा? 8.1 हो जाएगा, यानी सी का 3 हो जाना चाहिए। तो सी का 3 कहाँ दिया है? यहाँ दिया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। एजर्शन रीजन है, एजर्शन रीजन है। एजर्शन क्या है? एटमॉस्फेयर फिल्टर्स हार्मफुल यूवी रेडिएशन फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द सन, द टेम्परेचर डिक्लाइंस विथ एल्टीट्यूड इन ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्लाइन होता है, हाँ सही बात है। एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है टेम्परेचर डिक्लाइन होता है ट्रोपोस्फेयर में, तो इस कारण से एटमॉस्फेयर फिल्टर हार्मफुल रेडिएशन नहीं। वैसे स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए 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 अच्छा यहाँ दिया हुआ था ऑप्शन, चलो मैं यही ऑप्शन खोज रहा था कहाँ है ये। तो बोथ आर करेक्ट है ना, बट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं। इसमें ए ट्रू है, बी फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है, आर फॉल्स है। ठीक है, एक बार देख लेना जरूरी होता है क्योंकि कभी कभी पैटर्न चेंज हो जाता है। ठीक है, एजर्शन क्या है? आर्गन इज नॉट मच यूजफुल इन बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। क्योंकि आर्गन को तो ऐसा लेकर के हम लोग बल्ब में या मैनमेड जो चीजें हैं उसमें हम लोग यूज कर रहे हैं ज्यादा। आर्गन इज एन इनर्ट गैस, बात सही है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें यूज भी नहीं होता है, तो ये हो जाएगा ए। राइट एक्सप्लेनेशन है इसलिए। द एटमॉस्फेयर इज एन 60 क्वेश्चन नंबर है ना, एटमॉस्फेयर इज एन इंपॉर्टेंट मीडियम यूज्ड फॉर रेडियो कम्युनिकेशन। सही बात है, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। कौन सा लेयर यूज होता है? आइनोस्फेयर यूज होता है। आइनोस्फेयर कहाँ है? लोअर पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर। ठीक है, सही है ना। रीजन, द आइनोस्फेयर इज द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम 92, सही बात है, एंड दैट्स वाई ये है, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बढ़ो 61। एजर्शन, मैक्सिमम इंसोलेशन है ना reaches the outer limit of atmosphere. Maximum insolation reaches the outer limit of atmosphere at the North Pole. क्योंकि अर्थ का शेप जियोइड टाइप का है, इज नॉट कंप्लीटली स्फीयर, इज जियोइड, इसलिए जो मैक्सिमम आइसोलेशन है रीचेज द आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर एट द नॉर्थ पोल। ठीक है। 62। द टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोस्फेयर डिक्लाइंस विथ एल्टीट्यूड। ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर घटता है, सही बात है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ता है, मेसोस्फेयर में घटता है, थर्मोस्फेयर में फिर बढ़ता है। ठीक है। The amount of water vapor declines with altitude, सही बात है, और इसी के कारण से ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, दोनों सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। नेक्स्ट, आइसोथर्म्स आर मोर टाइटली पैक्ड इन विंटर। जो आइसोथर्म्स होते हैं वो मोर टाइटली पैक्ड होते हैं विंटर में।
अच्छी बात है. Isotherms are more tightly packed in winter. There is a poleward curvature of the isotherms. Poleward curvature. Over continent during high sun period. सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. देखो ना, there is a poleward curvature of the isotherms over continent during high sun period. That's why isotherms are more tightly packed in winter. नहीं. नेक्स्ट आते हैं 64. आफ्टर कार्बन नाइट्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द बायोस्फीयर. कार्बन के बाद नाइट्रोजन सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट है बायोस्फीयर में. अच्छा, नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसाइजिंग द लिविंग मैटर इन नेचर. बिल्कुल सही बात है. दैट्स वाई कार्बन के बाद नाइट्रोजन मोस्ट एबंडेंट है क्या? ऐसा नहीं है. अगेन दिस इज बी. क्या यार, एक बार बी का चलता है, एक बार ए का चलता है, कैसे बनाए? एजर्शन क्या है कि टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड, डाइवर्ज और स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर. सही बात है. रेडियो थर्मल एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. दैट्स वाई टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड, डाइवर्ज. ये हम लोगों ने नोट्स में भी देखा था, ऐसा था लिखा हुआ. ठीक है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो बहुत जल्दी हम लोगों ने 65 क्वेश्चंस कर लिए. बढ़ते हैं नेक्स्ट. और नेक्स्ट जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन. द बेसिक नेचर ऑफ लिथोस्फीयर डज नॉट अराइज फ्रॉम एलिमेंट. बेसिक नेचर ऑफ लिथोस्फीयर डज नॉट अराइज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन के कारण. ठीक है. इफ द ट्रोपोस्फेरिक लैप्स रेट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर एंड इफ टी डिनोट्स टेम्परेचर. अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन एक हम लोगों ने पहले भी देखा. ठीक है, देखा. डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, यूनिट सेम है. 6.555, ये भी सही है. dt by dz, z denotes the altitude. then देखो, डिग्री सेल्सियस बाई किलोमीटर है ना, तो टेम्परेचर बाई z हो जाएगा. सो dt बाई dz. ये दोनों तो आप हटा दो, बच गया ये दोनों. तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों तो सेम है. कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, यहाँ एक में माइनस होना चाहिए, एक में प्लस होना चाहिए, तब जाके कोई अंतर बनेगा. ठीक है, तो इसलिए जिसमें माइनस लगा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, -6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है ये. क्लियर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्या इसी में है? नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में. तो आयनिक स्पेशीज O+, O2+ and N2+ आर फाउंड जनरली इन. अब देखो, जो भी आयन है कहाँ मिलेगा? हाँ बताओ, कहाँ मिलेगा? बताओ 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 बताओ. ट्रोपो में, स्ट्रेटो में, मेसो में कि हेट्रोस्फीयर में? भाई साहब, अब ये सारा आयन है ना, सारा पॉजिटिव आयन है, तो आयन वाले में मिलना चाहिए. तो आयन वाले को आप बोलोगे तो वहां है ही नहीं. ऐसा सच यहाँ पर वैसा मेंशन नहीं है. लेकिन देखो, ट्रोपो में तो नहीं मिलेगा. अब दूसरा दिमाग लगाओ. स्ट्रेटो में तो नहीं मिलेगा. मेसो में मिलेगा क्या? मेसोस्फीयर थर्ड लेयर होता है, मेसो में मिलेगा नहीं. कहाँ मिलना चाहिए? ये मिलना चाहिए आपको, देखो ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एटॉमिक में, है ना, ये आपको हेट्रोस्फीयर में मिल जाएगा. अब आइनोस्फीयर लिखा नहीं है तो क्या करें? ठीक है. एट अ गिवन अर्बन लोकेशन द टेम्परेचर एट एन एलिवेशन ऑफ 25 मीटर अबव ग्राउंड इस 15 डिग्री. यानी अगर ये ग्राउंड है तो इसके अबव इतना 25 मीटर अबव ये 15 डिग्री है. इफ द इन्वर्जन कंडीशन प्रिवेल्स, देखो इन्वर्जन कंडीशन हो रहा है, मतलब एल्टीट्यूड अगर बढ़ रहा है तो ऐसे में टेम्परेचर को घटना चाहिए. नॉर्मल लैप्स रेट तो यही है ना, कंडीशन यही है.
कि टेम्परेचर को घटना चाहिए, लेकिन जब इन्वर्जन कंडीशन हो गया तो टेम्परेचर बढ़ेगा। And the environmental lapse rate is 1.25 degrees Celsius per 100 meter. This is important information for you for solving this question. Now, the temperature at the elevation of 200 meter. क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन पहले बना चुके हैं? हाँ, क्यों ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन बना चुके हैं? कोई बात नहीं, फिर बनाते हैं। देखो 200 मीटर में क्या होगा, देखो 100 मीटर में यहां दिख रहा है क्या? थोड़ी देर के बाद ये नहीं दिखेगा, तो यहां बनाते हैं, ठीक है। 100 मीटर में कितना है? 1.25 डिग्री सेल्सियस। तो निकाल लो 200 मीटर में क्या कहानी होगा। रुक जाओ, वेट। 200 मीटर मतलब यहां से यहां तक ये कितना है? 200 मीटर है। इसका मतलब यहाँ का तो 15 डिग्री दिया है ना, 15 डिग्री, हम लोग को तो ये निकालना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 200 माइनस 25, तो कितना? 10 में 5 गया 5, 9 में तो गया 7, यानी 175। तो 200 में नहीं, 175 में निकालो। ये कितना है? 175 किलोमीटर है। यहां से यहां तक ये 200 है, यहां से यहां 25 है। तो 175 में निकालो, कितना होगा? 1.25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 175। क्या मैं कैलकुलेटर निकाल लूं? यस सर, निकाल लीजिए। थैंक यू। 1.5 इंटू 175 एंड डिवाइड बाई 100, ये आता है 2.1। दिस इज इक्वल टू 0.1875। क्या हम लोग इसको राउंड करके लिख सकते हैं? 2.19। यस सर, लिख सकते हैं सर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर इन्वर्जन कर दिए हैं कंडीशन, तो एल्टीट्यूड अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, 15 डिग्री है, तो ऊपर जाने पर यहाँ टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 15 से ज्यादा होना चाहिए। इसलिए आप आंख बंद करके इन दो को तो हटा दो यहाँ रास्ते से। ऑप्शन भी एग्जैक्ट वैसे ही दिख रहा है। तो 15 प्लस 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 17। 17.19 देखो कहाँ है? 17.19 कहीं नहीं है, लेकिन 17.2 कहाँ है? 17.2 यहाँ है। दिस इज द करेक्ट आंसर। 2.19 को लिख सकते हैं ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2.2, और 15 में इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 17.2। 17.2 है ना ये, ठीक है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि assertion टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फेयर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फेयर increases with increase in altitude. फोटो डिसोसिएशन ऑफ O2, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन मिलता है, तो फोटो डिसोसिएशन होगा। फोटो डिसोसिएशन से पहले यूवी एब्जॉर्प्शन होगा, जिसके कारण ये आपका बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो फोटो डिसोसिएशन ऑफ O2 इन स्ट्रेटोस्फेयर मेक द लैप्स रेट पॉजिटिव। बात सही है। दैट्स वाई टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फेयर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। ऐसा लगता है कि होगा, लेकिन मेन फैक्टर क्या है? यूवी एब्जॉर्प्शन होता है, उसके कारण इंक्रीज इन एल्टीट्यूड होता है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो ऑप्शन बी हो जाएगा। कहीं पर अगर आप देखो कि R इज फॉल्स दिया हुआ हो तो थोड़ा बच के फोटो डिसोसिएशन ऑफ O2 इन स्ट्रेटोस्फेयर मेक द लैप्स रेट पॉजिटिव। ये पार्शियली सही है, ठीक है, ये पार्शियली सही है, क्योंकि फोटो डिसोसिएशन होने से पहले यूवी एब्जॉर्प्शन होगा। यूवी एब्जॉर्प्शन होगा तब जाकर के फोटो डिसोसिएशन के लायक ये बनेगा, और तब लैप्स रेट पॉजिटिव होगा। तो हम लोग बोल भी सकते हैं कि लैप्स रेट पॉजिटिव है, इसका मतलब यूवी रे एब्जॉर्प्शन हुआ है, तब जाकर टेम्परेचर हाई हुआ है, और क्योंकि ऐसा होगा तब जाकर के ये होगा,
ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये भी सही लगता है और ये भी सही लगता है ना, तो ज्यादा सही ये है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2015 का है ना, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द अर्थ क्रस्ट बाय वेट। बाय वेट का बात किया जा रहा है, तो इनमें से कौन, तो सिलिकॉन, ठीक है। अर्थ क्रस्ट का बात हो रहा है ना, तो कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। क्रस्ट का बात है इसलिए सिलिकॉन। लोएस्ट टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ देखने को मिलेगा? क्या ये आपको हेट्रोस्फेयर में देखने को मिलेगा? आई थिंक हेट्रोस्फेयर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द सोर्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक NOx इज एटमॉस्फेरिक N2, ट्रोपोस्फेरिक N2O, ट्रोपोस्फेरिक NO2, थर्मोस्फेयर। अब देखो स्ट्रेटोस्फेयर का बात हो रहा है, तो स्ट्रेटोस्फेयर के पास में कौन है? ट्रोपोस्फेयर है, तो हम लोग ट्रोपोस्फेयर का ही बात करेंगे। थर्मोस्फेयर तो बहुत दूर चला गया, तो इसलिए ये हटा दो, ये हटा दो। ट्रोपोस्फेरिक दिस और दिस, NOx का बात हो रहा है, तो दिस इज N2O। 2014 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। द स्केल लेंथ ऑफ प्रेशर वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर इज वर्टिकल डायरेक्शन इज अबाउट 7 किलोमीटर। प्रेशर वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर इन वर्टिकल डायरेक्शन 7 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं ट्रॉपिकल रीजन इन एयरक्राफ्ट। ये क्वेश्चन क्यों ऐसा लग रहा है कि सॉल्व किया हुआ है? मैच द फॉलोइंग ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, आयरन, सिलिकॉन, कंसंट्रेशन इन अर्थ क्रस्ट बाय वेट। अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक कौन होगा? अभी देखें सिलिकॉन सबसे ज्यादा होता है, तो सिलिकॉन का सबसे ज्यादा होगा, डी का 2। डी का 2 कहाँ है? ये है, और दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑक्सीजन इज 1, बी एल्युमिनियम इज 4, सी आयरन इज 3 एंड डी सिलिकॉन इज 2। खैर चलो आ जाओ 10 और 11 छोड़ के 12 कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। ट्रॉपिकल रीजन एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर रहा है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 10 किलोमीटर। अच्छी बात है, चलो भैया इसको फ्लाई करा दो, तब यूं करके फ्लाई कराइए। ये रहा, सॉरी ये रहा, है ना, यहाँ पर ये ऐसा जो भी है ना, ये जो है एयरक्राफ्ट बन गया अपना, ठीक है, बन गया ना, ये पंखा लगा हुआ है। एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 10 किलोमीटर। ये कितना है? ये 10 किलोमीटर है, ग्राउंड है। एट दैट एल्टीट्यूड द टेम्परेचर इज -40, टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट इज द एम्बिएंट टेम्परेचर ऑन द ग्राउंड? ग्राउंड में एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होगा? तो देखो आप 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर नजर आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ये टेम्परेचर लैप्से रेट है। तो 10 किलोमीटर में कितना? इंटू 10 कर देंगे, जैसे 65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो -40 यहां हुआ है, यानी यहां का जो टेम्परेचर है इसको अगर T मान लें, तो T में हम लोग क्या करने वाले हैं? -65 करने वाले हैं, तब जाके ये टेम्परेचर -40 मिलेगा।
तो टेम्परेचर बराबर क्या हो जाएगा, -40 + 65, यानी 10 में सॉरी ये 5 हो गया, 2 हो गया, सो 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 दिया है क्या, 25 नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, तो 60 सॉरी इस 25 नहीं है लेकिन 24 तो है, ज्यादा नजदीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रोसेस सारा सही है। अब आंसर नहीं आया तो इसका कुछ और होगा, अपना तो सब सही है। आते हैं एजर्शन रीजन, क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ये सब एजर्शन में आओ। अपर एटमॉस्फेयर शील्ड्स लाइफ ऑन अर्थ, ultraviolet radiation are absorbed in the upper atmosphere। अपर एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है यार, जहां एब्जॉर्ब होगा वहां ओजोन बनेगा ना, है कि नहीं। तो अपर ही एटमॉस्फेयर में हुआ बोलोगे तो, अपर एटमॉस्फेयर शील्ड्स लाइफ ऑन अर्थ, शील्ड्स लाइफ एक कवर बनाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन द अपर एटमॉस्फेयर, दैट्स व्हाई इट शील्ड्स लाइफ ऑन द अर्थ। देखो या तो ये आंसर बी होगा और या फिर आर इज फॉल्स, आंसर सी होगा। ठीक है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन अपर एटमॉस्फेयर, ये हम लोग बोल में ऐसा बोलते हैं, लेकिन ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में ये सच अगर ओजोन बन रहा है तो एब्जॉर्प्शन वहीं पर हो रहा है, और उसके ऊपर फिर काफ़ी ये है तो मेसोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर का भी हाइट काफ़ी है। तो उस नज़र से अगर देखें तो आउटर अपर एटमॉस्फेयर कैसे बोलें, लेकिन चलो अगर दूसरे नज़र से देखें तो ये बात सही है। और अपर एटमॉस्फेयर ये बनाता है तो अपर एटमॉस्फेयर शील्ड लाइफ ऑन अर्थ। देखो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर, अगर ये बात सही होगा, अगर ये बात सही होगा कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है इन द अपर एटमॉस्फेयर, दैट्स व्हाई अपर एटमॉस्फेयर शील्ड्स लाइफ ऑन अर्थ, ये बात सही होना चाहिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ ए सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन अपर एटमॉस्फेयर कहने का मतलब या तो मेसोस्फेयर में या तो फिर थर्मोस्फेयर में, तो उसमें तो ये है नहीं, तो इसीलिए ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, ये भी लगता है, ये भी लगता है, ज़्यादा बेटर मेरे को सी लगता है। आप इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करके बताइएगा क्या आपको लगता है, क्या ए सही है या सी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत फास्टली देखा था, चलो अब अच्छे से देख लेते हैं। ए को हमने सही किया था, लेकिन अगर आप देखो तो आयरन सबसे कम होता है, और आयरन कम होता है तो 27, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आयरन को 4 होना चाहिए, मतलब 5 होना चाहिए, यानी सी का 4 होना चाहिए। तो सी का 4 यहाँ दिया है, यानी इसको दिया है, तो इसलिए इसको प्रेम पूर्वक आप हटा दो, है ना, क्योंकि आयरन सबसे कम होता है अर्थ क्रस्ट में, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ये ज़्यादा होता है, आयरन कम होता है, तो इसलिए ये 5 हो जाएगा। और सी का 4 एक ही जगह है, यानी इसको आप करेक्ट कर लो। ठीक है, तो देखो ए जो है उसका 2 है, यानी ऑक्सीजन जो है वो 46 है सबसे ज़्यादा,
ठीक है। देन बी का 1 है, एल्युमिनियम इज 8.13 है। सी इज आयरन, आयरन इज 5, सिलिकॉन इज 3। ठीक है, सो दिस वन इज सी। ओके, तो टोटल हम लोगों ने 12 ये एंड 65 वो, तो 65 और 12 कितने हो गए? 77 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, और जो चैप्टर होगा रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। ठीक है, तो इस चैप्टर के साथ हम लोग आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसके बारे में दिया गया है। और ये अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा है और क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, खाइए पीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास, भाग मत।